करके रखना पड़ेगा। हेलो हेलो सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। डिस्कशन निकालो सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट निकालो। एक्सरसाइज 1 में चेक करो क्या रह गया था। तो सेल्फ डेंसिटी है और कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट निकालें सब लोग। डिस्कशन के लिए बोला गया था। एक्सरसाइज 1 कौन सा सेक्शन रह गया इसमें? सेक्शन एफ। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और सेक्शन एफ। क्वेश्चन नंबर F1, F2, F3, F4। F4 बता दीजिए सर। Solid uniformly charged sphere of total charge Q, radius R. If energy density, energy stored outside the sphere is U0। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले का सवाल। कितनी होती है आउटसाइड की एनर्जी? क्या फॉर्मूला होता है आउटसाइड का? आउटसाइड का 1/10। 1/10 तो बेसर भी। अरे नहीं तो k² 5। और बोल दो 10-20 ऑप्शन। 1/2। इतनी तो सवाल ऑप्शन भी नहीं होगा। 1/2 k²/2/2r। बेसर में से बाहर आओ। UN क्या होता है? k²/10r। ये नहीं बता सकते इसका कितना टाइम से। ये उसी महान आत्मा ने पूछा हुआ सवाल जिसमें फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं है ना। आउटसाइड वाली एनर्जी जो है वो U0 दे रखी है, तो इनसाइड वाली कितनी होगी, यही सवाल है। यस सर। इनसाइड वाली पूछिए टोटल पूछिए? टोटल पूछिए। इनसाइड कितनी होती है? 3 5r। इस U सेल्फ को बताना है इसके कितने टाइम डिवाइड करेंगे। यस सर आ गया। और कौन सा सेक्शन रह गया था? फ्लक्स वाला नहीं, कंडक्टर वाला जी। सेक्शन J। J1, J2, J3, J4, J5, J6, there are two concentric metric cells, radius R1, R2. If initially the outer cell has charge Q and the inner cell 0, inner cell is grounded. Find charge on inner surface and outer surface. Outer का तो वही रहेगा, इनर वाला बदल जाएगा। ग्राउंड कर दिया उसे x मान।
अंदर वाले को ग्राउंड से कनेक्ट किया गया, इसका चार्ज हो गया x, पहले 0 था और बाहर वाले को चार्ज कितना q, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस r2, इनमें से किसका पोटेंशियल 0 करना है? आउटर आउटर का पोटेंशियल 0 नहीं, इसमें तो इनर वाले का करेंगे। इसमें और उसमें क्या है, एक ही तो सवाल है। इनर वाले का करेंगे। जिसको ग्राउंड किया उसी को तो पोटेंशियल 0 बनाए, इसमें उसमें करें, नींद से बाहर आ जाए तो बहुत है। तो क्या है इसका, x की वजह से पोटेंशियल kx/r1 और उसकी वजह से kq/r2, ये 0 होना चाहिए। तो उसमें मेरी क्या हेल्प चाहते हो? चलो क्या कह रहा है, उर्दू में लिखा है? बता रहे सवाल उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिखा होगा। पहले इसको 0 चार्ज था, अब इतना आ गया तो कितना फ्लो होके गया हो, किसका चार्ज चेंज नहीं होगा इस प्रोसेस में? आउटर वाला। जिसको अर्थ नहीं कर रखा उसका जितना है उतना ही बना। J6 था, J7 सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, सेक्शन F, सेक्शन F1 F1 2 F2 n identical water drops assume spherical, each charged to a potential energy U, और इन सबसे फिर एक ही ड्रॉप बना दी गई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऐसा पूछा। स्फेरिकल मामले में से पानी की जो ड्रॉप है उसको स्फेरिकल मानते हैं। सेल्फ एनर्जी की चर्चा हो रही, छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं उनकी रेडियस अगर स्मॉल r और हर एक का चार्ज स्मॉल q है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो दे रखी है U, that is k small q square by 2r, सॉलिड मान रहे हैं 3/5 k q square by स्मॉल r। अब इस तरह की छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, संख्या कितनी होगी n, n को मिलाया n का वॉल्यूम और एक ही होंगी कैपिटल R रेडियस, कितने वॉल्यूम से एक ही ड्रॉप बनाती है, तो जो अकेली बनेगी उसकी रेडियस आगे n की पावर 1/3 स्मॉल। अकेली जो ड्रॉप बनी है उसकी रेडियस होगी, बताइए जो अकेली ड्रॉप बनी है उस पर चार्ज कितना रहेगा, कितनी मिलाई गई है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 3k कैपिटल Q स्क्वायर बाई 5 कैपिटल, ये है अकेली ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी। 3k को कांस्टेंट पे Q n स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर अपॉन 5 और r है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल 3k q स्क्वायर बाई 5 स्मॉल r को अलग रखा नहीं इंटू, फिर क्या आ रहा है n की पावर आ रही है कितनी आ रही है 2 माइनस 1/3 5/3 n की पावर 5/3, तो u डैश इज इक्वल टू, ये तो u है सर,
ये पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए अकेली ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप जो बनाई गई है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल भी पूछ सकते थे, जैसे छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं उनके पोटेंशियल भी है, तो अकेली जो बन जाएगी उसका पोटेंशियल क्या है। तो अकेली जो ड्रॉप बन रही है, अकेली ड्रॉप, उसकी रेडियस कैसे ढूंढी गई है, क्या कंसेप्ट है छोटी छोटी ड्रॉप, ये क्या कंसेप्ट है, वॉल्यूम को वॉल्यूम वॉल्यूम तो वही रहेगा, सबको मिला के एक ड्रॉप बनाएगी, नहीं रहेगा, वही रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और क्या था इसमें सेक्शन, कौन सा रह गया, जे। सेक्शन J1, J2, J3, वो नहीं यस सर। बैठा रहता है प्रशांत, 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 प्रशांत इधर होगा, इधर है क्या प्रशांत, यस सर। J2, J3, J4, J3, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q ड्रॉप न्यूट्रल मेटल स्पीड, इंड्यूस चार्ज आएगा उस पर, तो इंड्यूस चार्ज एक जैसा आएगा, इंड्यूस चार्ज एक जैसा होता है कि पूरे सरफेस, तो कैसा आता है, आधे से पे पॉजिटिव आधे पे नेगेटिव, यस, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो मैं क्या हेल्प करूं इसमें भाई, क्या कह रहे हो, सवाल को हटा दो, कुछ लोग कह रहे हैं सवाल ही हटा दो, ठीक है, ये हेल्प करो, ऐसी हेल्प नहीं की जाएगी। आदर्श कुंतल ने पूछा था ये सवाल, क्यों पूछा था भाई, सर आ गया सर, वो अंदर जो चार्ज होता तो बाहर वाले पे यूनिफॉर्म आता है, अंदर नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन ये बाहर से लाया जा रहा है तो आ गया फिर। इंड्यूस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, सर 10 बता दीजिए। इंड्यूस चार्ज तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो तरीका क्या बताया था, कहाँ का पोटेंशियल ढूंढना चाहिए, वो सेंटर, कंडक्टर के पास कोई चार्ज लाते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल ढूंढना है, तो कहाँ का ढूंढना है, सेंटर का, सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना है, 0, तो बाहर जो चार्ज रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, उसकी वजह से कैसा आएगा, पॉजिटिव, टोटल पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर पास में नेगेटिव चार्ज लाया जाता तो नेगेटिव हो है, नेगेटिव होगा। 11, 12,
13. Yes, sir. ए बी में से कहाँ की रेडियस ज्यादा है? बी की कैसे ज्यादा हो सकती है? नशे से बाहर आओ। कौन सी जगह की रेडियस ज्यादा नजर आ रही है इसमें? ये पॉइंट की है बी की? ये भी समझाना पड़ेगा क्या? ए की रेडियस ज्यादा या बी की है? ये भी सिखाना पड़ेगा। बी बोला था। क्यों बोला बी की रेडियस ज्यादा नजर आ रही है? अभी भी बेसब्री कर रहा था। ये बताऊं क्या मैं? इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? नजर नहीं आ रहा इसमें कहाँ की रेडियस ज्यादा? रेडियस से क्या डिसाइड होता है? रेडियस से क्या डिसाइड होता है? कांस्टेंट बोलना शुरू कर दिया। रेडियस से डिसाइड होता है सिग्मा, और सिग्मा से डिसाइड होता है ई। कहाँ का सिग्मा ज्यादा होगा? ए का या बी का? ए का सिग्मा ज्यादा होगा। क्या सिखा रखा है? जिसकी रेडियस कम होती है उसका। कहाँ की रेडियस कम है? ए की कम है। ए की कम है। ए की रेडियस कम है। बी की। ए की कम है। बोलो बोलो बोलो। ये सच में पता नहीं चल रहा है देख कर रेडियस कहाँ की कम है। तो ए की कम होगी। ए की रेडियस अगर कम बताई जा रही है ये पर, तो ये आज क्लास ही खत्म है। मैं फिर बी की रेडियस सरेंडर कर रहा हूँ। फिर मैं बी की रेडियस कम है। ए की रेडियस कम बता रहे हैं। कहाँ है उसके पास? सीट है क्या? सवाल है ये? सवाल है क्या? सीट नहीं तो फिर काय को अंदाजा लगा? तुक्का लगाया फालतू। ये किस बात से सहमत है? कहाँ की रेडियस? ए की रेडियस बड़ी है। कैसे पता चला तुझे? सर वो कर्व मतलब बनाएंगे ना तो उसकी मतलब वो चपटा हो जाएगा तो रेडियस बड़ी होती जाएगी। बी की कम है। कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका। वो मैंने गलत देख लिया था। ये खोपड़े से ही देखना है। वो गलत देख लिया था मैंने। ये सोच रहे हो सर फॉर्मूला बताएंगे? मैंने गलत कॉमन सेंस है नहीं है? कॉमन सेंस कुछ कह रहे हैं। कॉमन सेंस से हमें क्या लेना? गलत देख लिया। हमने तो बेच खाया कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस से 2 बर्गर आते हैं। खा लिया हमने तो बर्गर। ऐसा कह रहे हैं मुझे। बर्गर खाने वाली दुनिया ज्यादा है ना इसलिए। कॉमन सेंस कहाँ जाता जा रहा है? कंजर्वेशन ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कन्वर्ट्स इनटू बर्गर। जितना बर्गर खाओगे उतना कॉमन सेंस खत्म होगा। ये रूल है। और जितना देसी घी खाओगे उतना कॉमन सेंस बढ़ेगा। क्योंकि नेचर के रूल्स, और नेचर के रूल्स के अगेंस्ट चलते हैं तो नतीजा देख ही रहे 2 साल से। तो आगे भी देखेंगे। अभी जितना अंग्रेजों की नकल करेंगे उतना बर्बाद होगा। ये कहावत है ना, ले डूबने वाले खुद तो डूब ही रहे हैं, इंडिया को भी लेकर डूबेंगे। अंग्रेजों की देन है ये सब। हमारे कॉमन सेंस को खत्म करना इसकी साजिश है। बचा गया। वजह क्या है? बहुत कम बचा। उसको आप लोग कर दो। गलती आपकी नहीं है इसमें। शिक्षा जैसी दी जाएगी वैसी तो पीढ़ी तैयार होगी। जैसी एजुकेशन मिलेगी वैसी सोच बनती है। तो अभी आप लोगों की गलती नहीं। आपका तो जो है, अब चलो अब तो थोड़े बड़े हुए, लेकिन छोटे बच्चे का जो प्रोसेस होता है दिमाग में ये चीज बैठाने की, तो एजुकेशन सिस्टम ही तो बैठाता है।
जैसा एजुकेशन सिस्टम रखोगे वैसा ही दिमाग तैयार होगा, वैसे ही देश तैयार। कोई बात नहीं, तो अलग डिस्कशन है, किसी दिन करेंगे फुर्सत में। अब बताओ ए पे डेंसिटी ज्यादा रहेगी या बी पे? डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, बी पे जहाँ रेडियस कम वहाँ डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन कहाँ पे ज्यादा रहेगी? बी पे। लेकिन पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल कंडक्टर के ही रहेगा। पोटेंशियल भी बी पे ज्यादा रहेगी। बराबर रहेगा सर। यह तो बिल्कुल नोट सोचना पड़ेगा। पोटेंशियल के लिए देखते हैं क्या रेडियस? पोटेंशियल हाँ, कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल, और कोई अलग चैप्टर में थोड़ी आएगा, ये इसी चैप्टर में आ चुका है। तो पोटेंशियल कहाँ ज्यादा हो? बी पे। मुझे पता ही नहीं बी कहाँ है, तो ऐसे ही अंदाजा लगा। सब जगह एक जैसा है। इसका रीजन भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के हर पॉइंट पे जीरो है, इसलिए कांस्टेंट है। अंदर है ना, तो पोटेंशियल कांस्टेंट। सरफेस पे फील्ड होती है, तो वहाँ पर सरफेस पे फील्ड हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल तो सरफेस पे हर जगह एक जैसे ही है, अंदर से लेके सरफेस तक सब जगह एक जैसे। पोटेंशियल के लिए चेक मत करोगे कहाँ रेडियस कम है, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया जे 13 वाला सवाल था। जिसने पूछा था उसकी समझ में आया कि नहीं? उधर था कोई ऑनलाइन वाला? यस सर। हमने शायद डायग्राम जो बनाया हुआ सवाल में वो बाहर ले लिए होंगे पॉइंट ए बी हाँ सी, अंदर वाले सरफेस पर ले लिए, क्या फर्क पड़ता है? तो कंडक्टर का ही सरफेस, कंडक्टर का सरफेस होना चाहिए, वो अंदर हो या बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डायग्राम जैसे बना के दिया जाएगा तो उसी से देखना पड़ेगा रेडियस कहाँ ज्यादा है कहाँ कम। जिस जगह पे ज्यादा फ्लैट होगा सरफेस वहाँ रेडियस ज्यादा होगी, ऑब्वियस। स्ट्रेट लाइन की रेडियस इनफाइनाइट हो जाती है, मैथ के स्टूडेंट तुरंत समझा कर उस चीज। स्ट्रेट लाइन मतलब फ्लैट हो गया। अगर मैं लार्ज सीट की रेडियस पूछूं तो क्या जवाब है? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस किसी दीवार की रेडियस इनफाइनाइट, इसे इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल का हिस्सा माना जा सकता है, ठीक है? जे में इतनी जैसे पार्ट 3 का पहला सवाल, मैच द फॉलोइंग है। किसी ऑप्शन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, मैच द कॉलम, उधर ऑनलाइन वाली साइड में। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 2 डायपोल वाला है ये। मैच द, दो डायपोल रखे हैं सर्कल के सेंटर, इसमें किसी को डाउट? दो ही मैच द कॉलम है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने बता दिया। 7 तक हो गए। हाँ 8 तो बता। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। शेट तो जरूर बताया होगा मैंने क्लास में, 8 को छूट ही नहीं सकता क्लास में। बस गलती मुझसे ये हो रही होगी, वायर को मैंने वर्टिकल बना दिया होगा, इतनी गलती तो जरूर हुई है। सवाल वाले वायर को हॉरिजॉन्टल रख दिया तो हम नहीं करेंगे, है ना? आप क्लास में वायर को वर्टिकल बनाते हो, पेपर में हॉरिजॉन्टल आ जाता है, ये भी धोखा है ना? ये तो धोखा हो गया।
नहीं किया है सवाल। चलिए वहां का पोटेंशियल बराबर हो बी और सी का। बी और सी। जो बी जो ए और बी का डिफरेंस होगा वही ए और सी का होगा। तो सी से ए पे लाओ या बी से ए पे लाओ, बात तो एक ही है। तो कैसे पता करते हैं इसका डिफरेंस याद है? सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, ये डिस्टेंस ए है और ये भी ए है सर। आर डिस्टेंस पे डी आर डी बी इक्वल टू माइनस 2 के लैम्डा बाई आर डी आर। आर के लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ए से 2 है। 2 है। तो पोटेंशियल बी ए से बी बी। अगर बी ए माइनस बी बी आ जाता है ये 2 के लैम्डा बाहर आ जाएगा लॉग 2। लॉग 2 दिख रहा है मुझे? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, लेकिन सवाल कुछ और है सर। डब्ल्यू एक्सटर्नल पूछा गया, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं? C2 है। डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू होगा Q इंटू ए और Q इंटू सी। C2 ए ले गए तो ए फाइनल होगा और सी इनिशियल। तो ये फाइनल पोटेंशियल है जो इनिशियल तो ये आ जाएगा VA माइनस VC और VA माइनस VC को VA माइनस VB ही होगा। W एक्सटर्नल का आंसर है। ये दोबारा करवा लिया है सवाल क्लास में करा चुके हैं वो इलस्ट्रेशन तो दोबारा करा लिया। तो ये अपने बारे में विचारणीय विषय है कि हम क्लास में कराए सवाल को सर से दोबारा करा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे 4 बार करा दूंगा, पर अगले चैप्टर में फिर उतने सवाल कम हो जाएंगे। वो समय तो उतना ही इलस्ट्रेशन 20 थोड़ी लूंगा, तो मैं 15 ही लूंगा। कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और एक बार पूछ लो और करा दो। 50 लोग हैं, सब अलग अलग पूछ लो, 50 बार करा दो, मुझे क्या और मजा आएगा एक ही सवाल को बार बार करना। लेकिन उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं हो, समझदार तो हो। इतने समझदार नहीं होते तो अलग ही कैटेगरी में होंगे फिर आप। तो ये हो गया भाई कौन सा 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। थर्टीन 14 15 16 16 बता दीजिए। 16 बता दें। 2 uniformly charged non-conducting hemispherical cells डेंसिटी सिग्मा। इन दोनों से मिला के कंप्लीट स्फीयर बना दिया है, लेकिन दोनों चिपके हुए नहीं है आपस में, है ना? ऐसा लिखा है वहां। दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, उनको कांटेक्ट में रखा, कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा कि नहीं? लेकिन वो चिपका ही नहीं, मौका मिलेगा तो दूर दूर हो सकते हैं। ऐसा है डायग्राम अगर बना ये आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा ऐसा कुछ। थोड़ा सा सेपरेशन मैंने समझाने के लिए बना दिया। ये दो आधे हिस्से नजर आ गए कैसे? नहीं सिग्मा डेंसिटी है,
अगर इनको इस तरह से छोड़ दें तो कितने लोगों को याद आ गया कि सेपरेट हो जाएंगे? नहीं याद आया तो हो जाएगा। अब इसमें फिर मैंने गलती कर दी, अपर हाफ लोअर हाफ बना दी। क्लास में पढ़ाते टाइम लेफ्ट हाफ राइट हाफ, ये गलती हो गई ना बस धोखा नहीं हो नहीं हुआ। नहीं क्यों सेपरेट हो जाएंगे? फोर्स के लिए फोर्स कहो या इलेक्ट्रिक प्रेशर कहो, नहीं पता Opponent लगता। लगेगा। तो या तो एक तरीका ये है कि पकड़ के रखें, एक्सटर्नल फोर्स लगा के कितना लगा के रखना पड़ेगा ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इन्हें रोक के रखने का सेपरेट ना हो, इसके लिए एक और व्यवस्था कर रखी है। अंदर एक और स्पेयर रख दिया। कितने लोग सहमत हैं अंदर वाले स्पेयर को अगर हम नेगेटिव चार्ज दे दें तो ये रुक जाएगा। तो ये रोके रह सकते हैं क्या? क्यों? अट्रैक्टिव फोर्स लगना है। तो पहली बात तो अंदर वाले स्क्वायर को हमें चार्ज नेगेटिव नेगेटिव देना है, अगर बाहर वाले को पॉजिटिव, अपोजिट रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर की नेचर क्या होती है? रिपल्सिव। तो इस पे चार्ज जो भी है नेगेटिव है, माइनस क्यू मान देंगे। रेडियस कितनी अंदर वाले? r/2 और इसकी r, ठीक है। अब हमें इस पे अपर हाफ या लोअर हाफ जो भी इस पे नेट फोर्स 0 करना, तो कैसे हो जाएगा? देखो इसका कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लीजिए, ये दिए एरिया है डी, इसका चार्ज dq होगा यहाँ पर। अब देखो इस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, इनटू डी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इस छोटे से पार्ट को जो dq चार्ज होगा इसका, इसको ये जो चार्ज है ये अंदर खींचेगा तभी तो बैलेंस होगा। और ये अंदर क्यों खींचेगा? देखो नेगेटिव की फील्ड अंदर आएगी, तो dq इनटू e, ये बहुत समझ में आया। इसको बैलेंस करना सर सवाल के हिसाब से, इक्विलिब्रियम होता है। तो dq इनटू e इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। dq की वैल्यू तो मैं लिख रहा हूँ, dq मतलब dA एरिया का चार्ज, सिग्मा इनटू dA। e की वैल्यू बताओ, kq बाय r स्क्वायर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस है इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dA खत्म हो जाएगा, एक सिग्मा भी कैंसिल हो रहा है सर, q की वैल्यू आ जाएगी कुछ क्या आ रही है बताओ? सिग्मा r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t, सही है। तो हमें चार्ज पूछा है, चार्ज डेंसिटी अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा डैश, सिग्मा डैश इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर। q की वैल्यू रख दो, सिग्मा डैश आ जाए, लेकिन नेगेटिव होगा वो, ये तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, नेगेटिव होगा ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ऐसे हो जाएगा 16 नंबर। इलेक्ट्रिक प्रेशर वाला जो कंसेप्ट था वो काम है। हमने जो क्लास में सवाल किया था उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो रिपल्सिव फोर्स है तो बाहर से F एक्सटर्नल लगा के बैलेंस किया था कि प्रोजेक्टेड एरिया वगैरह कुछ ऐसा बताया, लेकिन अब उसे कैसे बैलेंस करना है? अंदर एक अपोजिट नेचर का चार्ज, ठीक है। अब अपोजिट नेचर का चार्ज रख के फायदा क्या मिलेगा? वो अंदर वाला चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा उसे और इलेक्ट्रिक प्रेशर रिपेल करेगा, तो जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे तो ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा होगा देखो सवाल में, मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस मिनिमम को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर अगर मिनिमम मतलब इतनी रखे कि दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ज्यादा दे देंगे ना तो वो और अट्रैक्ट करने लगेगा और फायदा होगा, नहीं ज्यादा देने से फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, फायदा होगा, और अट्रैक्ट करेगा। ग्रिप बढ़ जाएगी कि नहीं? मतलब यहाँ जो नॉर्मल कांटेक्ट आएगा कभी इनके बीच में प्रेशर टेंडेंसी नहीं, नॉर्मल कांटेक्ट क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे अंदर वाले का चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा, इनके कांटेक्ट का नॉर्मल भी आना चाहिए।
तो इससे ज्यादा डेंसिटी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। कम होगा तो क्या होगा, रिपेल हो जाए। रिपल्सन का फोर्स ज्यादा होने की वजह से सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम वर्ड एक लिखा हुआ है, उसका मीनिंग है। 16 वाला सवाल समझ में आ गया भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। ये पूछने लायक सवाल। 17, क्वेश्चन नंबर 17, 18, Yes, sir. 18। इसके अंदर जो फील्ड है वो बाहर वाले चार्जेस की और इस पे जो खुद पे चार्ज रखा है इन सब की वैल्यू 0 होगी, लेकिन सेंटर पे जो रखा है उसके अंदर तो होती है, यानी कैविटी तो है एक तरह से। तो कैविटी, चार्ज फ्री कैविटी अगर है तो वहाँ नेट फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन कैविटी के अंदर भी अगर चार्ज रख दिया जाए तो फिर तो फील्ड आ जाएगी कि नहीं? सिर्फ किसकी आएगी, उस चार्ज के जो अंदर रखा हुआ। तो बताइए इस स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी फील्ड आएगी, जो सेंटर पर रखा है स्मॉल। क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की फील्ड का, R टेंडिंग टू 0, तो E टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ग्राफ इंफिनिटी से शुरू होगा कि नहीं? है कोई ऐसा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए। वो इंफिनिटी से शुरू होता हुआ जैसे जैसे R बढ़ेगा ये घटता जाएगा, तो सरफेस पे जाके 0 नहीं होगा, सर्टेन वैल्यू बची रहेगी Q बाई कैपिटल R। ऐसा है कोई ग्राफ? पहला ही ग्राफ है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अगर बाहर वाले चार्जेज और सरफेस वाले चार्जेज में कुछ परिवर्तन कर दें तो कितने लोग सहमत हैं कि ये अंदर वाले प्लेट की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शील्ड करके रखा है उसने। हाँ, वो तो शील्ड है, यानी अंदर जो भी फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से। तो बाहर वाले में कुछ भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला सवाल यही है सर, क्यों रिमूव कर दिया? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर, ठीक है। Yes, sir. 18 और 19 दोनों हो गए इससे। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 21 में डालो। हाँ 21 अभी किया था ऐसा ही। सर इसमें भी वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे ना? बिल्कुल करें। एक स्फीयर है उसमें कुछ होल बना रखा है, शेप बना रखा है, उसमें होगी ड्रॉप्स उसके अंदर डाली जाए, ऐसा ही शायद देखो तो। लेकिन जो ड्रॉप्स हैं वो चार्ज हैं, कहीं दिखाया क्या? पोटेंशियल है ना उनके पास। ड्रॉप्स को कहाँ से ला रहे हैं, वी पोटेंशियल वाली जगह से। वो हर एक ड्रॉप के पास कितना पोटेंशियल आता जा रहा है, वी। तो हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल वी दिया है, देखो ध्यान से, और रेडियस है स्मॉल आर। तो बता सकते हो हर ड्रॉप अपने साथ कितना चार्ज ला रही होगी। हर एक ड्रॉप का चार्ज ढूंढ लिया मैंने, पोटेंशियल दिया है, रेडियस पता है, तो चार्ज नहीं ढूंढ सकते। इस तरह की ड्रॉप इसमें स्फीयर में अपने अंदर डालते जा रहे हैं। और कब तक डालना, ए रेडियस है शायद स्फीयर की, आधा भरना शायद इसे, देखना लिखा है नहीं, until the sphere is half. हाफ फील्ड, आधा भरना है, आधा वॉल्यूम स्फीयर का। तो ध्यान देना जरा, n संख्या की ड्रॉप चलेगी स्फीयर पर, ध्यान देना, n ड्रॉप चलेगी आधा भरने, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम ये हो गया। अब इस वॉल्यूम में स्फीयर का आधा वॉल्यूम कवर किया, 2/3 कितनी संख्या में ड्रॉप उसके अंदर जा चुकी होंगी वो पता चल गया। ये क्यू अपॉन 2r क्यू, सही है क्या? यस।
हर एक ड्रॉप का चार्ज है स्मॉल क्यू, तो n ड्रॉप्स का चार्ज कितना होगा? n। क्या ये समझ में आ गया कि स्फीयर पे इतना चार्ज आ जाएगा? नहीं, तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये सारा चार्ज सरफेस पे जाके बैठ गया, ठीक है। कैपिटल क्यू पूछा क्या है? पोटेंशियल कितना आ गया होगा स्फीयर का पोटेंशियल पूछा सर, v डैश k कैपिटल क्यू बाई a, a रेडियस दे रखी है, k बाई a और q की वैल्यू n q, k बाई a और n की वैल्यू ढूंढनी चाहिए, a q अपॉन 2r q, और स्मॉल q की वैल्यू भी ढूंढना है, vr अपॉन k, ये आना चाहिए आंसर स्फीयर का पोटेंशियल। प्रोसेस समझ में आ गया क्या किया? वॉल्यूम बढ़िया स्फीयर को चार्ज देने का एक तरीका है, ठीक है। पार्ट 3 में कुछ डिस्कशन हुआ था क्या? पार्ट 4 तक हो गए। 4 तक हो गए। पार्ट 3 के बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 पे पहुंच जाओगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 1 to 4 हो चुके हैं डिस्कस, तो मैं 5 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 at distance 5 centimeter 10 centimeter outwards from the surface of a uniformly charged solid sphere, the potentials of, अच्छा इस सरफेस से डिस्टेंस दे रखी, तो सेंटर से r और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, रेडियस रहेगी ना r, तो ये जो पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट, वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे दिया है? 5 नहीं, r प्लस 5, हाँ सेंटर से आप और 75 वोल्ट जो दिया है r+10 r प्लस 10, तो लगा तो दोनों ही केस में कुछ आ जाएगा क्या पूछा है? क्यू चार्ज है माइनस पोटेंशियल 100 इज इक्वल टू aq बाई r प्लस 5, यूनिट्स का ध्यान रखना, और 75 इज इक्वल टू aq बाई r प्लस, डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, रेडियस से कुछ चार्ज आ जाएगा, चार्ज से तो सारे आंसर आ जाएंगे, चार्ज और रेडियस नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सर पार्ट सेकंड नहीं करना, पार्ट सेकंड नहीं करना। तो क्या करूं, आधे बोर्ड को पार्ट सेकंड करा दूं, आधे बोर्ड पे पार्ट थर्ड कर लेते हैं, तो भाई पार्ट 3 नहीं किया, किसको डाउट था ये? सर पार्ट सेकंड नहीं करना डिस्कस। मैं क्या कह रहा हूँ, पार्ट 3 नहीं किया? सर किया है। हाँ तो बस इसमें डाउट हो वो पूछो। पार्ट सेकंड का नंबर आएगा जब वहां भी जाएगा, ये नहीं किया। पार्ट 3 डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं किया, वो किया है, से ये तो कहाँ तक पहुंचिए थे? 9 9 हो गया, कर लो नहीं?
ऐसे नहीं होगा, यूनिट्स का ध्यान रखना, वो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 को 10 to the power -5 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10, $11, 12, 13, 14, 15, अच्छा 15 बता दीजिए। an imaginary closed surface P is constructed around a neutral conducting wire. न्यूट्रल है कंडक्टिंग, इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो जब स्विच ओपन है तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी, और वायर न्यूट्रल है, तो ये गॉसियन सरफेस नजर आ गया कि नहीं? हाँ, पी जो बना है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज गया रहा होगा? 0। क्यों? तो अभी वायर न्यूट्रल कह रखा, तो फ्लक्स कितना रहा होगा? 0, Qn/ε0 से। अब ये कह रहे हैं जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो सहमत है कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वायर में भले करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, नेट चार्ज तो उसका 0 ही रहेगा। रीजन इसका देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना ही तो शुरू हो गए, लेकिन वायर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले थे उतने ही प्रोटॉन थे, इसलिए तो न्यूट्रल था। लेकिन करंट भले फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन भले मूव करना शुरू हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर थोड़ी फर्क पड़ा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो उसकी जगह पर दूसरा नहीं आ जाएगा। तो क्या करंट फ्लो होने से इस वायर पर कोई नेट चार्ज आया? नेट चार्ज अभी भी 0 ही रहेगा, तो फ्लक्स अभी भी 0 ही रहेगा। यही सवाल, ठीक है? यस सर। अच्छा, फिर ये सवाल उठता है कि कंडक्टिंग वायर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ में प्रोटॉन भी तो होते हैं, तो इसलिए न्यूट्रल था। अब सवाल उठता है जब करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो कंडक्टिंग वायर में करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ऐसा थोड़ी कंडक्टर से बाहर ले लिया हमने, बाहर नहीं, वो अंदर ही तो चलना है। तो अंदर चलने से टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन्स की संख्या पर कोई फर्क नहीं। तो टोटल चार्ज तो वायर का अभी भी 0 है, ठीक है? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसमें वो कंसेप्ट लगा सकते थे जितने एंटर कर रहे हैं उतने लीव कर रहे हाँ, वो वही तो कह रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो उधर उसकी जगह पे आ गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न बढ़ाएंगे न घटाएंगे। ये हो गया 15 है ना? 16 में कोई डाउट? 17 a large non-conducting sheet M is given uniform charge density sigma देखिए हम पांच में मेटल के रहती है। ये तो लास्ट मान लो प्लस सिग्मा चार्ज दे दिया, तो एक ये मेटल स्फीयर यहाँ रख दिया, एक मेटल स्फीयर नाम दे रखते हैं ए बी, ये ए है, ये बी है। ये न्यूट्रल है शायद, है ना? लेकिन ये लास्ट पे चार्ज है प्लस सिग्मा मान लिया। अब देखो इस प्लस की वजह से ये मेटल की बॉल है, तो देखो जरा सही बना रहा हूँ, ये कौन से चार्ज है? इंडियन चार्ज है ना? अब देखो
दूसरी जो मेटल बॉल है ये, इसके नजदीक इनमें से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, ये दूर है। तो अब देखो दोनों चार्जेस की वजह से इसका चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन ज्यादा असर किसका होगा, पॉजिटिव वाले का। तो बता सकते हो इसके इस नजदीक वाला सरफेस पे क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इधर। अच्छा, ये चार्ज इंड्यूस होने से क्या इन बॉल्स के टोटल चार्ज को कुछ फर्क पड़ा, ये भी 0 है, ये भी 0। लेकिन क्या ये पास पास वाले पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि इसने इन पे कोई फोर्स लगाया है कि, तो इसके सीट की फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई 2f, जो डिस्टेंस में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं। तो कितने लोग सहमत हैं कि इस फील्ड की वजह से जितना नेगेटिव पे उधर फोर्स लगेगा उतना ही पॉजिटिव पे लगेगा। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस बॉल ड्यू टू दिस फील्ड, 0। और ये किसकी फील्ड है, इस शीट की। आई बात पकड़ो, क्या वही काम यहाँ होगा, अब पढ़ लो ऑप्शन। आया कुछ पकड़ो। यस M attracts A, ये तो गलत बात होगी। A attracts B, ये बात सही होगी। M attracts B, ये बात फिर गलत होगी। B attracts A, ये बात, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया ये? यस सर। सर क्लास ऑन करके घूमने चलेगा, तकरीर मारने चलेगा, अभी तक बारिश में नहाने चलेगा। बहुत सारे ऑप्शन, बारिश से ऑप्शन कम थोड़ी बहुत बड़े हैं, बीमार हो जाएंगे। बीमार की चिंता किसको, जिसको क्लास की चिंता नहीं उसको बीमारी की चिंता कहाँ से होगी। सिंपल सा लॉजिक है। 17 नंबर का सवाल है। 18 में सच संधि आ रहा है, पढ़ लो जरा। कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया शायद, है ना, पढ़ो पढ़ो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट है सब्जेक्ट का सारे डिस्कस एक दिन डिस्कस हो, अभी जो डिस्कस हो रहा है उस पर ध्यान दें। लेकिन लोगों की आदत जो चल रहा है उससे क्या होगा, जो नहीं चल रहा उस पर जरूर ध्यान दें। ये कैविटी बनाइए सर, और ये तो बाहर वाला जो स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस उसका सेंटर है वो, और यहाँ एक चार्ज रख दिया Q, है ना, और ये पॉइंट है P बाहर, यहाँ से डिस्टेंस R है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस R डैश है, ऐसा है P। Point charge Q is within an electrically neutral conducting cell, यानी इसका अपना खुद का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और बाहर भी कोई चार्ज नहीं, अंदर ही रहता है। तो चार्ज वगैरह आने से कुछ Q की वजह से यहाँ माइनस Q आएगा और ये प्लस Q आएगा, समझ रहे? कौन से चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, कंफर्म। अब मैं अगर आपसे देखो, अच्छा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा इनमें, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दो। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाने के लिए बोलूं, ये रहा, कितने लोग सहमत हैं कि यहाँ नेट फील्ड 0 होगी, पक्का। तो कितने लोग इस बात से भी सहमत हैं कि इस जगह पे यहाँ कहीं इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आएगी, क्यों, इनसाइड का पॉइंट, इनसाइड पॉइंट हो गया। तो इस जगह पे जो भी फील्ड आएगी वो इन दोनों की वजह से आएगी, नहीं समझे, और इक्वल है
अपोजिट। मैं क्या इस बात को ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, ये जो सरफेस है ये इस सरफेस के बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लो बाहर तक, इन दोनों की फील्ड हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। नहीं समझे? अब दिमाग लगाओ, मैंने हिंट दे दिया बहुत बड़ा। कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसके अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस है, वहां उस सरफेस पे या उसके बाहर जितने भी पॉइंट हैं उसके अंदर जो चार्ज है उसकी फील्ड हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। आई बात पकड़ में? देखो P पॉइंट पे ध्यान देना, P पॉइंट पे अगर मैं इन दोनों की फील्ड की बात करूं, इन दोनों की कितने लोग सहमत हैं इक्वल एंड अपोजिट होगी? तो P भी तो इसके बाहर के रीजन में आ रहा है। कंक्लूजन क्या बनाया था हमने, यहाँ इस जगह पे या यहाँ या यहाँ या यहाँ या बाहर कहीं भी पॉइंट ले लो। अच्छा इस पॉइंट पे इसकी फील्ड आना शुरू हो जाएगी, इसलिए नेट जीरो नहीं होगी, लेकिन इन दोनों की वजह से तो यहाँ जीरो जाएगी। नहीं बनी बात? तो देखो ये ऑप्शंस पकड़ में आ रहे हैं किसी, ये ऑप्शन तो शायद गलत है, जीरो थोड़ी होगा, जीरो हो तो कैंसिल कैसे हो? तो ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस, तो अच्छा इनर सरफेस की वजह से P पॉइंट पे पूछा है ना, तो P पे बताइए इस स्मॉल q की वजह से कितनी आएगी? KQ बाई R डैश का स्क्वायर। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से कितनी आनी चाहिए? उसके अपोजिट, तभी तो जीरो होगी। तो क्या है सही लिखा हुआ? KQ बाई R डैश के स्क्वायर को कैंसिल KQ बाई R डैश स्क्वायर को कर सकता है। सी ऑप्शन पढ़ के देखो। ये तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आउटसाइड वाला आ गया पकड़ में? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल। कॉम्प्रिहेंशन 1 कोई समस्या किसी पार्ट? सारे पार्ट? फर्स्ट सबसे आसान, 20 चार्ज रख रहे हैं तो एंगल 5 आया है, 40 रख रहे हैं तो 9 आया है, 30 रखेंगे तो 5 से ज्यादा 9 से कम। देख लो ऑप्शन, कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज रखा तो दूर दूर जाएंगे वो, है ना। पॉजिटिव चार्ज रखो, पास में लाओ या टच कराओ, दूर दूर चले जाएंगे कि नहीं। नेगेटिव रखेंगे तो फिर एकदम अट्रैक्ट तो नहीं, लेकिन कम हो जाएगा थोड़ा चार्ज, तो वो उनका जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाना चाहिए, पास पास आ जाएंगे। तो कौन से केस में पास पास आ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज लाएंगे तभी तो ऐसा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ओनली थर्ड। उन दोनों में तो बढ़ेंगे ही, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा ही। पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, नेगेटिव लाएंगे तो जो ऑलरेडी पॉजिटिव था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एकदम अट्रैक्शन तो नहीं, लेकिन जो रिपल्सन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा तो वो कैलकुलेशन वाला ही है, याद आ रही है वो कैलकुलेशन? ये थीटा, तो इसका फोर्स बैलेंस करना, लेंथ L, ये लेंथ L, ये L sin थीटा, ये भी इधर लगेगा L भी, ये लगेगा T,
थीटा और ये mg। तो t का sin थीटा किसे बैलेंस करेगा? ft को, t का cos थीटा mg को mg। तो क्या आता था? tan थीटा इक्वल टू ft by m f की वैल्यू k q1 q2 अपॉन 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखो tan थीटा आ रहा है, sin थीटा आ रहा है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को थीटा ले देखो, sin थीटा को थीटा का कोई एक्सप्रेशन बन जाएगा। थीटा ही तो पूछा, तो थीटा पूछा पूरा एंगल थीटा है ना। ये किया होगा इस तरह का हमने, हाँ वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम दूसरे में रख दिया था। वो बाद में आने कंसेप्ट तो यही होता है, फोर्स बैलेंस वाला। रिलेशन आया था हाँ r स्क्वायर इक्वल वही पूछा है। थीटा का क्यू इक्वल टू कुछ आ जाएगा, तो थीटा ढूंढेंगे तो होल पावर 1/3 चलेगा, पावर 1/3 वाला बस ऐसा। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 1 पे हो गए ये तीनों। कॉम्प्रिहेंशन 2 में देखो कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? कॉम्प्रिहेंशन 2 तो जानकारी दे रहे थे फ्लक्स की, फ्लक्स का ग्राफ बना के दिया जानकारी की। सवाल को पढ़ना जरा, कॉम्प्रिहेंशन 2 वाले। The charge particle is suspended at center of two thin concentric spherical charged cells. इनके सेंटर पे चार्ज रखा है और इन पे दोनों पे भी आपस में चार्ज बता रहा है, मेड ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल। ठीक है। फिगर ए शोज द क्रॉस सेक्शन। और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, ये सेल ए है और ये सेल बी है। ठीक है। और यहाँ चार्ज पार्टिकल है। ठीक। अब देखो इसका ग्राफ भी रखा है फ्लक्स का, है ना, डिस्टेंस आर के साथ। तो सेंटर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ का एक पोर्शन आ रहा है ना, यहाँ से इस रीजन में फिर दूसरा पोर्शन है और इस रीजन में तीसरा। तो कितने लोग सहमत हैं कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ के अकॉर्डिंग फ्लक्स पॉजिटिव है? ये अच्छा, और इस जगह पे जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा, नहीं समझे? ये चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, इस रीजन में फ्लक्स कैसा है? नेगेटिव। तो मतलब ये और ये दोनों मिला के टोटल चार्ज नेगेटिव आना चाहिए। Q1 और Q दोनों मिला के नेगेटिव, तभी होंगे जब ये नेगेटिव होगा। तो इसको चार्ज है मान लो Q2, तो यहाँ का फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो इन सब की वजह से आएगा, Qn। तो ये सब मिला के पॉजिटिव। ठीक है। अब शायद ये सवाल पकड़ में आ जाना चाहिए। सबसे पहला फ्लक्स कितना है? 1 2 3 4 5 1 है ये सब। 1 × 10⁵ पहला फ्लक्स ये वाला ∅1। तो ∅1 कितना है? 1 × 10⁵ जो होना चाहिए Q/ε। यहाँ से Q मिल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा जो फ्लक्स है वो कितना है? -4 है ना, नहीं है? -4 ही तो देखो यहाँ से। तो ∅2 कह रहा हूँ इसे, तो मैग्नीट्यूड 4 ही ले लो। 4 × 10⁵ अब Qn क्या होगा? Q और प्लस -2 ये नेगेटिव चार्ज होगा, पता ही है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो हमने पहले ही ढूंढ लिया। Q1 यहाँ से आ जाए जो नेगेटिव है। ठीक है। फिर तीसरा फ्लक्स कौन सा है? लास्ट वाला कितना? 6 है शायद, है 6 × 10⁵ ये कितने चार्ज की वजह से होगा?
क्यू भी आएगा इसमें प्लस माइनस Q1 भी आएगा और ऊपर दिया अपन यहाँ से Q2 आ जाएगा ये वाला सर 1 नहीं है 2 है वहाँ 0 से 0 नीचे है क्या? हाँ 2 होगा 2 ठीक है, एक एक के गैप है तो फिर तो सारे आंसर मिल जाएंगे ना इनसे। सेंटर पॉइंट चार्ज वगैरह तो पूछे तो चार्ज आ जाएंगे तो फिर सब जगह की फील्ड भी बता पाएंगे फिर कहाँ फील्ड कितनी है। और सही मायने में फील्ड कहीं 0 होगी भी नहीं, क्यों नहीं होगी 0? ये तो सब जगह प्रोड्यूस करेगा ही। कॉम्प्रिहेंशन 2 के तीनों सवाल पढ़ के देख लो, हो जाएंगे। अगर ये चार्ज मिल जाए सब तो बाकी काम हो जाएगा। अब चार्ज ढूंढने की जानकारी थोड़ी सी अलग तरीके से दे रखा है। ग्राफ की काय का दिया है फ्लक्स का, ठीक है। और किसी भी जगह पर फ्लक्स आता है इक्वल टू वहां के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये कंसेप्ट है। कॉम्प्रिहेंशन 3 ये तो नोट्स में रहा है। अच्छा देख लेना, चेक कर, डाउट हो तो फिर पूछ लेना। उसके बाकी बचे कुछ फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी ले आना सीख, ठीक है। 3 और जो पार्ट 2 बची है। सर कल डिस्कशन सॉरी बैकअप क्लास होगा, उसमें नहीं होगा कोई डिस्कशन।